दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जो जितना दिलचस्प है उतना ही खौफनाक भी है। हम बात कर रहे हैं उन छोटे छोटे बिल्कुल अदृश्य पैथोजेंस यानी रोगजनकों की, जो इतिहास की कुछ बेहद आम सी लगने वाली घटनाओं के साथ मिलकर दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य संकटों को जन्म दे सकते हैं। तो चलिए, बर्फ में दबे हजारों साल पुराने रहस्यों से लेकर हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिकाओं तक के इस सफर पर चलते हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और शुरुआत करते हैं एक बहुत ही चौंका देने वाले रहस्य से। जरा सोचिए, 1993 में महाराष्ट्र के लातूर में रात के समय 6.2 तीव्रता का एक भयानक भूकंप आता है। बिल्कुल सामान्य सी बात है, प्राकृतिक आपदा है, लेकिन इसका सबसे खौफनाक असर ठीक 1 साल बाद दिखता है, वो भी वहां से 500 किलोमीटर दूर सूरत शहर में, जहां रातों रात 3 लाख से ज्यादा लोग अपना घर-बार, अपना बिजनेस सबको छोड़कर शहर से भागने लगते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एक भूकंप की वजह से इतना बड़ा पलायन कैसे हो सकता है, बिल्कुल कोई कनेक्शन ही नहीं लगता है ना। तो इस पूरे रहस्य को और आज की हमारी स्वास्थ्य चुनौतियों को गहराई से समझने के लिए हम इन 5 अहम हिस्सों पर नजर डालेंगे। पहला, जागते हुए प्राचीन खतरे। दूसरा, प्लेग का डोमिनो इफेक्ट। तीसरा, वायरस हमें कैसे हाईजैक करते हैं। चौथा, बायोटेररिज्म यानी जैविक आतंकवाद का खतरा। और आखिर में, अपनी महामारी से बचाव की तैयारियों को अपग्रेड करना। तो चलिए बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ, जागते हुए प्राचीन खतरे, यानी वो वायरस जो हजारों सालों से बर्फ में दबे थे और अब बाहर आ रहे हैं। इस टाइमलाइन को देखिए। 1918 में अलास्का के ब्रेविग मिशन गांव में एक रहस्यमयी फ्लू से 72 लोगों की मौत हुई और उन्हें वहीं बर्फ में दफना दिया गया। फिर दशकों बाद 1997 में डॉक्टर टॉबिन बर्गर और जोहान हल्टन जैसे वैज्ञानिकों ने उसी बर्फ में दबी लूसी नाम की एक महिला के फेफड़ों से उस खतरनाक वायरस को फिर से जिंदा कर लिया। कमाल की बात है ना। फिर 2014 में नासा ने 32,000 साल पुराने बैक्टीरिया को लैब में एक्टिव किया और 2022 में तो फ्रांस के वैज्ञानिकों ने परमाफ्रॉस्ट से 13 नए वायरसेस को जिंदा कर दिया। अब वैज्ञानिक ये सब किसी शौक के लिए नहीं कर रहे हैं। दरअसल दुनिया के ताकतवर देश इन वायरसेस के काम करने के तरीके को समझ रहे हैं, ताकि भविष्य में आने वाली महामारियों के लिए दवा और वैक्सीन पहले से तैयार की जा सके। अब इस घटना के बारे में जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये है कि ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि कड़वी सच्चाई है। बात है 2016 की, जब साइबेरिया में भयंकर गर्मी पड़ी और 70 साल का रिकॉर्ड टूट गया। इस भयंकर गर्मी से वहां की परमाफ्रॉस्ट बर्फ पिघलने लगी और बर्फ के अंदर दबा एक मरा हुआ बारासिंगा बाहर आ गया। दिक्कत ये थी कि उस जानवर के अंदर एंथ्रैक्स का बैक्टीरिया था, जो सीधे हवा में फैल गया। नतीजा, 2350 जानवरों की तड़प तड़प कर मौत हो गई, 115 लोगों को अस्पताल भागना पड़ा और दुख की बात है कि 11 साल के बच्चे की जान चली गई। ये घटना सच में एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। ये बताती है कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए सोए हुए जैविक खतरों को जगा रही है। और सोचिए, अगर ये वायरस वहां से गुजरने वाले प्रवासी पक्षियों में चला गया होता तो ये पूरी दुनिया में तबाही मचा सकता था। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, प्लेग का डोमिनो इफेक्ट, वो लातूर से सूरत तक मची तबाही की कहानी जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। तो चलिए उस रहस्य को सुलझाते हैं। देखिए, जब 1993 में लातूर में भूकंप आया तो पूरे के पूरे गांव तबाह हो गए। लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों में रखा अनाज वहीं छोड़कर चले गए। अब उस लावारिस अनाज को खाने के लिए जंगलों से जंगली चूहे गांव में आ गए और उनका संपर्क हुआ गांव और शहर के चूहों से। बस यहीं से खेल शुरू हुआ। जंगली चूहों का बैक्टीरिया शहर के चूहों में आ गया। फिर अगस्त 1994 आते आते बड़ी संख्या में चूहों के मरने की खबरें आने लगी और बुबोनिक प्लेग फैलना शुरू हो गया। वहां से संक्रमित लोग सूरत पहुंचे, जहां 21 सितंबर को न्यूमोनिक प्लेग से पहली मौत की पुष्टि हुई। इसके बाद तो जैसे हाहाकार मच गया। दवाइयां खत्म हो गई, डॉक्टर तक शहर छोड़कर भागने लगे और अगले सिर्फ 2 दिनों के अंदर 3 लाख लोगों ने सूरत छोड़ दिया। एक छोटे से प्राकृतिक हादसे से शुरू हुए इस चेन रिएक्शन की वजह से देश को 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। तो सवाल ये है कि सूरत में अचानक इतना भयानक खौफ क्यों फैल गया? इसका सीधा सा बायोलॉजिकल कारण हम यहाँ समझ सकते हैं। महाराष्ट्र में जो प्लेग फैला था वो बुबोनिक प्लेग था। ये प्लेग चूहों या पिस्सुओं के सीधा संपर्क में आने से फैलता है, यानी इसकी स्पीड थोड़ी कम होती है। लेकिन जब यही बैक्टीरिया सूरत की घनी आबादी में पहुंचा
तो उसे म्यूटेट होने यानी अपना रूप बदलने के लिए बिल्कुल सही माहौल मिल गया, और वो बदल गया न्यूमोनिक प्लेग में। अब ये न्यूमोनिक प्लेग बेहद खतरनाक चीज है, क्योंकि ये सीधा हवा के जरिए एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। जाहिर सी बात है, जब हवा में ही बीमारी तैर रही हो और इलाज के लिए दवा ना हो, तो लोगों के पास जान बचाकर भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। पर सोचने वाली बात यह है कि ये आपदा इतनी विकराल कैसे हो गई। इसका एक बहुत बड़ा कारण था हमारे पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी। ये बात बिल्कुल साफ है कि 1987 में ही महाराष्ट्र सरकार ने अपनी प्लेग सर्वेलेंस यूनिट को बंद कर दिया था, और इसी वजह से हाफकिन इंस्टीट्यूट में प्लेग की वैक्सीन बननी भी बंद हो गई थी। अब आप ही सोचिए, जब निगरानी करने वाला सिस्टम ही काम नहीं कर रहा होगा, तो एक छोटी सी जगह से शुरू हुई बीमारी को पूरे देश में फैलने का मौका तो मिल ही जाएगा ना। ये पूरी घटना हमें चीख चीख कर बताती है कि एक बेहद मजबूत निगरानी और सर्वेलेंस सिस्टम का होना हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। चलिए अब इस कहानी की अगली कड़ी को जोड़ते हैं। हमारा तीसरा हिस्सा है वायरस हमें कैसे हाईजैक करते हैं, यानी पब्लिक हेल्थ से लेकर हमारी कोशिकाओं के अंदर चल रहे युद्ध तक का सफर। इस बायोलॉजिकल लड़ाई को समझने के लिए आप वायरस को एक सील बंद चिट्ठी की तरह मान लीजिए, जिसके बाहर एक चाबी लटक रही है। इस चाबी को हम वैज्ञानिक भाषा में स्पाइक प्रोटीन कहते हैं। जब ये वायरस हमारे शरीर की कोशिका यानी सेल के ताले को खोलकर अंदर घुसता है, तो उसका सामना होता है राइबोसोम से। ये राइबोसोम हमारी कोशिका का एक ऐसा आज्ञाकारी रोबोट है जो बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ आदेश मानता है। वायरस तुरंत इसे हाईजैक कर लेता है और अपनी चिट्ठी में लिखा जेनेटिक कोड उसे थमा देता है। फिर क्या, राइबोसोम उस कोड को पढ़कर वायरस की अनगिनत कॉपियां बनाने लगता है। ऐसे में बेचारी कोशिका के पास खुद को बचाने का बस एक ही हथियार बचता है, और वो है इंटरफेरॉन। ये एक तरह का केमिकल अलार्म है जिसे कोशिका रिलीज करती है ताकि शरीर के बाकी हिस्सों को खतरे की जानकारी मिल सके। लेकिन कोविड-19 जैसे एडवांस्ड वायरस इतने चालाक होते हैं कि वो इस अलार्म सिस्टम को बजने से पहले ही ब्लॉक कर देते हैं। अब जब शरीर के अंदर घुसपैठ हो ही गई है, तो हमारी अपनी मिलिट्री यानी हमारा इम्यून सिस्टम हरकत में आ जाता है। इस फौज में टी सेल्स वो मुस्तैद सैनिक हैं जो हर कोशिका का आईडी कार्ड यानी एंटीजन चेक करते हैं। अगर कोई कोशिका संक्रमित मिलती है तो ये उसे तुरंत खत्म कर देते हैं। दूसरी तरफ होते हैं बी सेल्स जो एंटीबॉडीज नाम के केमिकल हथियार बनाते हैं। ये हथियार सीधे वायरस की चाबी को ही डैमेज कर देते हैं। हमारे इम्यून सिस्टम के पास इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी नाम की एक डायरी भी होती है, जिसमें सभी पुराने वायरसेस का पूरा रिकॉर्ड दर्ज होता है। दिक्कत तब शुरू होती है जब कोई बिल्कुल नया वायरस शरीर में एंट्री लेता है जिसका कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। ऐसे में घबराकर हमारा इम्यून सिस्टम अंधाधुंध हमले करने लगता है। इस बेहद आक्रामक रिएक्शन को साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं। इसमें होता यह है कि शरीर वायरस को मारने के चक्कर में अपने ही अंगों को भारी नुकसान पहुंचाने लगता है। इसी भयानक खतरे को कम करने के लिए हमारे वैज्ञानिक वैक्सीन तैयार करते हैं। वैक्सीन बनाने के 4 मुख्य तरीके यहाँ इस टेबल में दिए गए हैं। पहले तरीके में वायरस के कोड को ही डिसेबल कर दिया जाता है। दूसरे तरीके में वायरस का एक बहुत ही कमज़ोर स्ट्रेन शरीर में डाला जाता है ताकि शरीर उससे लड़ना सीख जाए। तीसरे तरीके में वायरस के अंदर का कोड हटाकर सिर्फ बाहर की चाबी यानी स्पाइक प्रोटीन को शरीर में भेजा जाता है। इससे शरीर बिना किसी खतरे के वायरस की शक्ल पहचानना सीख जाता है। और चौथा, जो सबसे एडवांस तरीका है, वो है mRNA तकनीक। इसमें हम वायरस का कोई असली हिस्सा शरीर में नहीं डालते, बल्कि लिपिड नैनो पार्टिकल्स के जरिए कोशिकाओं को सिर्फ एक सुरक्षित निर्देश भेजते हैं। इससे हमारा शरीर खुद ही वायरस की एक डमी पहचान तैयार कर लेता है और असली हमले से निपटने के लिए पहले से ही पूरी तरह तैयार रहता है। तो चलिए अब रुक करते हैं अपने चौथे हिस्से की ओर, जैविक आतंकवाद। ये वो डरावना सच है जब विज्ञान ही एक हथियार बन जाता है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि जब ये खतरनाक पैथोजेंस गलत हाथों में पड़ जाते हैं तो तबाही कितनी बड़ी हो सकती है। इसका बिल्कुल सटीक और डरावना उदाहरण है जापान का ओम शिनरिक्यो कल्ट। 1987 में बने इस संगठन ने कोई आम गुंडे बदमाश नहीं, बल्कि देश के टॉप मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स को अपने साथ जोड़ा था। इन बेहद पढ़े लिखे लोगों ने अत्याधुनिक बायो वेपन लैब्स बनाई, और तो और वो अफ्रीका के कॉन्गो से इबोला वायरस के सैंपल्स तक ले आए। 20 मार्च 1995 को
उन्होंने टोक्यो के सबवे में सरीन नाम का नर्व एजेंट छोड़ दिया। इसका असर इतना भयंकर था कि 5000 लोगों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। ये घटना हमें बिल्कुल साफ साफ चेतावनी देती है कि जब अत्यधिक पढ़े लिखे लोग बायोलॉजी का इस्तेमाल एक हथियार के रूप में करने लगें तो वो पूरी इंसानियत के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकते हैं। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्से पर, महामारी से बचाव के लिए हमारे सुरक्षा तंत्र का अपग्रेड। हमें कोविड-19 जैसी तबाही दोबारा नहीं देखनी है, तो क्या करना होगा? अगर हम अपनी तैयारियों की बात करें तो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हमारे कानूनों में ही छिपी है। हैरानी की बात है कि आज भी हम 1897 के एपिडेमिक एक्ट पर ही निर्भर हैं। जरा सोचिए, हम 21वीं सेंचुरी के एडवांस्ड बायोलॉजिकल खतरों से लड़ने के लिए अंग्रेजों के ज़माने के एक ऐसे कानून का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें मॉडर्न बायोसिक्योरिटी फ्रेमवर्क जैसी किसी चीज़ का जिक्र तक नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप आज के ज़माने के युद्ध में तलवार लेकर उतर गए हों। तो इस खतरे से निपटने के लिए हमें एक पक्के सर्वाइवल ब्लूप्रिंट की सख्त ज़रूरत है। इसके लिए हमें 5 कदम उठाने होंगे। पहला, परमाफ्रॉस्ट और हिमालयी क्षेत्रों के लिए तुरंत एक एंशिएंट पैथोजन सर्वेलेंस यूनिट की स्थापना की जाए। दूसरा, युद्ध स्तर पर काम करते हुए अगले सिर्फ 3 सालों के अंदर कम से कम 10 बायोसेफ्टी लेवल 4 लैब्स बनाई जाएं। तीसरा, एक सिंगल बायोसिक्योरिटी अथॉरिटी का गठन हो जो स्वास्थ्य, कृषि और रक्षा तीनों क्षेत्रों को एक साथ जोड़कर काम करे। चौथा, एक पूरी तरह से नया और आज के समय के हिसाब से मॉडर्न एपिडेमिक कानून पास किया जाए। और पांचवा, हमारी मेडिकल सप्लाई चेन को पूरी तरह सुरक्षित किया जाए और वैक्सीन बनाने की क्षमता, खासकर mRNA तकनीक को तेजी से बढ़ाया जाए। तो अब हमारे सामने सवाल ये है कि एक तरफ तो हजारों साल पुराने वायरस बर्फ से बाहर आ रहे हैं और दूसरी तरफ खतरनाक संगठन नई बीमारियों को हथियार बनाने में जुटे हैं। तो क्या हम अभी भी अपनी सुरक्षा को अपग्रेड करने के लिए किसी और बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं? आज के इस एक्सप्लेनर से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि तैयारी शुरू करने का सही समय कल नहीं था, बल्कि आज है, इसी वक्त है। इस गंभीर चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर से आपको इस जटिल और ज़रूरी विषय को गहराई से समझने में मदद मिली होगी।